हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम बाल विकास के अंतर्गत सुपर टेट में जो है बाल विकास कर रहे हैं। ओके, सुपर टेट में जो है हम बाल विकास कर रहे हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक जो है ख़त्म कर दिया है, वैयक्तिक विभिन्नता। ओके, इसके अंतर्गत स्मृति और विस्मृति को हमने पढ़ लिया है, कल्पना पढ़ लिया है, रुचि और अवधान को पढ़ लिया है। तो यानी कि मेरा पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है। आज से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है वंशानुक्रम एवं वातावरण, फिर है बाल विकास की अवस्थाएं, और है अभिवृद्धि एवं विकास, और बुद्धि और व्यक्तित्व। तो हम भी इसमें सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण, आज हम इसे ख़त्म करेंगे। फिर अगला टॉपिक हम लेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो हम टॉपिक बाई टॉपिक ही चलेंगे। सुपर टेट का आपका पूरा चलेगा, 10 नंबर की तैयारी आपकी पूरी चलेगी। ओके, तो आज हम देखते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण को पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। पहले थोड़ा सा समझते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण है क्या। ओके, हम यहाँ देखते हैं वंशानुक्रम, ओके, यहाँ लिखते हैं वातावरण। पहले 2 लाइन इसके बारे में देख के फिर पहले हम वंशानुक्रम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट। इसको हेरिडिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, अगर वंशानुक्रम बोलें तो वंशानुक्रम का जो ये आधार, क्या जीवन को आधार देता है। ओके, क्या करता है, आधार, यानी कि ये जीवन को आधार देता है। वंशानुक्रम जीवन को आधार। ओके, हम ये जान गए कि वंशानुक्रम जो है ये जीवन को आधार देता है, और वातावरण जो है ये जीवन को आकार देता है। ओके, यानी कि ये जीवन को आकार देता है वातावरण, जीवन को आकार। ओके, अगर बात किया जाए तो इसकी संरचना जो है स्थिर होती है। वंशानुक्रम की संरचना क्या है, स्थिर संरचना होती है, इसको अंग्रेजी में स्टैटिक बोलते हैं। कभी कभी आता है पेपर में, तो अंग्रेजी देख के ही जान जाइए, स्टैटिक बोलते हैं। और इसकी संरचना क्या होती है, गतिशील होती है। वातावरण की संरचना गतिशील होता है। तो ये 2 अंतर आपको बताने थे। उसके बाद हम सीधे वंशानुक्रम पढ़ेंगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं। वंशानुक्रम जो जीवन को आधार देता है, और वातावरण क्या है, जीवन को आकार देता है। और वंशानुक्रम की संरचना स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, और जो है ये वातावरण की संरचना क्या होती है, गतिशील होती है। अब हम सीधे आते हैं वंशानुक्रम के, इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। ओके, आइए, तो आइए हम वंशानुक्रम को देखते हैं। तो क्या होता है, वंशानुक्रम जो होते हैं ये क्या होते हैं, वे सभी गुण, ओके, वे सभी गुण जो माता पिता एवं उनके पूर्वजों से बच्चों में पहुंचते हैं, वो कहलाता है वंशानुक्रम। क्या होता है, वे सभी गुण जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं। ठीक है, माता पिता एवं पूर्वजों से बच्चों को प्राप्त होते हैं, वो कहलाता है वंशानुक्रम। ओके, अब हम वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्या है, माता पिता का शारीरिक, ओके, माता पिता का शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को, ठीक है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को संतान में हस्तांतरण होना। ठीक है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। एक बार और देख लेते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने, ये परिभाषाएं याद रखिएगा, जेम्स ड्रेवर ने कहा है ये। ओके, तो ये परिभाषा होगी। फिर दूसरी परिभाषा को हम देखते हैं, क्या है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, ओके, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है। इसमें केवल माता पिता की ही नहीं रहती है, पूर्वजों की भी रहती हैं। ठीक है, दादा नाना की तरफ की भी रहती हैं। तो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, वो क्या है, वंशानुक्रम है। ये कहा है पीटरसन ने। ओके, पीटरसन ने। ओके, तो हमने ये 2 परिभाषाएं देख ली। अब देखते हैं आनुवंशिकता के वाहक कौन कौन क्या क्या होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं आनुवंशिकता के वाहक। कोशिका, नाभिक, क्रोमोसोम्स और जीन्स। कोशिका, नाभिक, क्रोमोसोम्स और जीन्स। जीन्स को हम क्या बोलते हैं, जीन जो होता है पैतृक बोलते हैं। ओके, जीन क्या होता है, हम इसको पैतृक बोलते हैं। ये क्या, इसका क्या कार्य है, वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक यही हैं। ठीक है, क्या है,
शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, यानी कि वंशानुक्रम परंपरा के मुख्य वाहक। इसको कह सकते हैं वंशानुक्रम परंपरा के मुख्य वाहक। ओके, तो हमने इसको भी देख लिया कि कौन कौन से वंशानुक्रम के आनुवंशिकता के वाहक हैं। अच्छा हाँ, एक परिभाषा और छूट गई है, वो देख लीजिए। आनुवंशिकता जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कहा है B.N. झा ने। ओके, इसे कहा है B.N. झा ने। याद रखिएगा क्या है, आनुवंशिकता जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, पूछा गया है, टेट पे कई बार पूछा गया है। तो ये क्या है, B.N. झा ने कहा है। तो हमने ये परिभाषाएं देख ली और आनुवंशिकता के वाहक देख लिए। अब हम सीधे आते हैं इसके सिद्धांत पे या नियमों पे। ओके, तो आइए हम देखते हैं नियमों एवं सिद्धांतों को। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हमने नाम लिख दिया है। देखिए, समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत और मेंडल का सिद्धांत। अब हम इन सिद्धांतों को देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्या है, समानता का सिद्धांत। ओके, हम जानते हैं कि कोई भी मानव हो, ठीक है, या पशु हो या पक्षी हो, ठीक है, सभी अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं, कोई अलग बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये समानता का सिद्धांत या नियम हो गया, अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म। ओके, तो हमने ये देख लिया समानता का सिद्धांत। फिर आता है विभिन्नता का सिद्धांत। तो विभिन्नता के सिद्धांत में ये है कि बच्चों का जो है माता पिता से कुछ अंतर मिलता है। जो संतान है, ओके, जो संतान है उनका माता पिता के सारे सेम गुण नहीं होते हैं, कुछ अंतर मिलता है, माता पिता से कुछ विभिन्नता मिलती है, माता पिता से कुछ विभिन्नता मिलती है। ओके, तो ये हो गया हमारा विभिन्नता का सिद्धांत, कुछ विभिन्नता मिलती है। ओके, फिर आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत में हम क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि माता पिता बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और बच्चे उनके मंदबुद्धि के हो जाते हैं, यानी कि बालक जो है माता पिता से बिल्कुल अलग हो, बालक जो है, बालक माता पिता से बिल्कुल अलग, माता पिता से बिल्कुल अलग। जैसे बच्चा प्रतिभाशाली, अगर किसी के माता पिता मंदबुद्धि हैं तो बच्चा प्रतिभाशाली भी हो सकता है, अगर माता पिता प्रतिभाशाली हैं तो बच्चा मंदबुद्धि भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चा माता पिता प्रतिभाशाली हैं तब भी बच्चा प्रतिभाशाली ही होगा। ओके, तो इसमें क्या है, प्रत्यागमन के सिद्धांत में है कि बालक अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि बालक अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। ओके, सोरेनसन ने जो है इस सिद्धांत का नाम रखा था। इस सिद्धांत का नाम किसने रखा था, सोरेनसन ने। इधर हम लिख देते हैं, सोरेनसन ने रखा था इस सिद्धांत का नाम। ओके, फिर अगला सिद्धांत आता है हमारा बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। ओके, बीजकोशों को ये भी कहते हैं जनन द्रव्य भी कहते हैं। एक मिनट, तो हमने ये 3 सिद्धांतों को देखा। फिर अगला सिद्धांत हमारा बीजकोशों की निरंतरता का सिद्धांत। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें इसका प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। ओके, अगर प्रतिपादन की बात करें तो बीजमैन ने किया था प्रतिपादन किया था बीजमैन ने। ओके, इन्होंने कहा था, ओके, बीजमैन ने कहा था कि जो है बीजकोश कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, इन्होंने कहा था कि बीजकोश जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो बीजकोश होते हैं, बीजकोश ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ओके, चलते रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ओके, कभी नष्ट नहीं होते हैं।
तो ये हो गया बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। और देखते हैं इसमें क्या, देखिए प्रतिपादन इसका बीजमैन ने किया था और इन्होंने ये कहा था कि जो बीजकोष हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ओके, इन्होंने कुछ चूहों को लिया था और उस पर प्रयोग किया और चूहों की पूँछ काट दी। ओके, इन्होंने कुछ चूहों को लिया और चूहों की पूँछ काट दी और उसको देखते रहे कि पीढ़ी दर, इसी प्रकार कई पीढ़ियों तक उन्होंने पूँछ काटी इसकी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पूँछ कटे हुए चूहे नहीं पैदा हुए। ओके, तो इनका सिद्धांत इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने नकार दिया था। ठीक है, तो क्या था, बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, प्रतिपादन बीजमैन ने किया, बीजकोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते, कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्रयोग इन्होंने चूहों पर किया, पूँछ काट काट के, लेकिन कभी भी पूँछ विहीन चूहे नहीं पैदा हुए, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया। ओके, फिर अगला आता है गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। ओके, एक मिनट। ओके, गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें है 1901 में गाल्टन ने साबित किया था, 1901 में गाल्टन, ओके, 1901 में जो है गाल्टन ने साबित कर दिया था कि जो हमारी विशेषताएं हैं केवल माता पिता से नहीं, पूर्वजों से भी आती हैं। इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो विशेषताएं हैं, इन्होंने कहा था हमारी जो विशेषताएं हैं, हमें जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं, हमें जो गुण प्राप्त होते हैं, वो केवल माता पिता से ही नहीं। ओके, ये क्या है, माता पिता से ही नहीं, ठीक है, से ही नहीं, पूर्वजों से भी प्राप्त होती हैं। ओके, पूर्वजों से भी मिलती हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, गाल्टन की जीव सांख्यिकी सिद्धांत में हमने देखा 1901 में गाल्टन ने साबित किया कि हमारी जो विशेषताएं हैं ये माता पिता से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों से भी हमें प्राप्त होती हैं। ओके, जैसे कहा जा सकता है कि माँ बाप के अगर गुण आधे आते हैं, 1/2 आते हैं, तो दादा दादी के 1/4, परदादा परदादी के 1/8 और बाकी पूर्वजों के 1/16 गुण आ जाते हैं। इस तरीके समझाया गया है। जैसे बता सकते हैं आपको, अगर कहा जाए कि माता पिता के गुण लिया जाए तो हमने कहा कि माता पिता के अगर 1/2 गुण आ रहे हैं तो दादा दादी का 1/4 आ जाते हैं, परदादा परदादी के, ठीक है, परदादा परदादी के 1/8 आ जाएंगे, अन्य पूर्वजों के 1/16 ऐसे गुण आते हैं। सबसे ज़्यादा माता पिता के, उसके बाद अन्य पूर्वजों के आते हैं। तो ओके, तो गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत हो गया। हमने क्या देखा, गाल्टन ने साबित किया 1901 में कि हमारी विशेषताएं जो हैं जो माता पिता से नहीं बल्कि अन्य पूर्वजों से भी हमें प्राप्त होती हैं। फिर अगला आता है अर्जित गुणों का सिद्धांत। ओके, अगर अर्जित गुणों का सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थक थे लेमार्क। ओके, तो अगर इस सिद्धांत की बात करें, पहले ध्यान से सुनिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो है माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए जो गुण होते हैं वो संतानों को प्राप्त होते हैं। अर्जित गुणों का जो माता पिता अपने गुण प्राप्त करते हैं, माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुण, द्वारा अर्जित गुण जो है ये संतान को प्राप्त होते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, जो है संतान को प्राप्त होते हैं। हमने क्या देखा, अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत में देखा, समर्थन लेमार्क ने किया था। इसमें हम देखते हैं कि माता पिता द्वारा अर्जित गुण जो है संतान को प्राप्त होते हैं। ओके, तो मूल आधार इसका यह है कि वातावरण से जो अनुकूलन के दौरान एक जीव जो कुछ परिवर्तन करता है तो धीरे धीरे यह परिवर्तन उसके जीन्स में चला जाता है। यानी कि जो भी परिवर्तन होता है किसी इस माता पिता में यानी किसी जीव में, तो वो उसके अगली पीढ़ी वो परिवर्तन उसके जीन्स में तक चला जाता है। लेमार्क ने इसकी पुष्टि की थी मैकडूगल और पावलाव के साथ मिलकर चूहों पर परीक्षण किया था एक, तो वही चीज़ है। ओके, जैसे इन्होंने जिराफ के बारे में किया कि पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, फिर धीरे धीरे जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। तो ये सब चीज़ें हैं कि गुण अर्जित होते रहे और तो उनमें परिवर्तन होता रहा। तो हम सीधे सीधे यही देखते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, समर्थक इसके लेमार्क थे। याद रखिएगा, समर्थक कौन थे, लेमार्क थे। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण होते हैं वो संतानों में पहुंच जाते हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर आगे हम देखते हैं मेंडल का सिद्धांत। ओके, तो मेंडल ने जो है इन्होंने चूहे पर और मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान कभी भी समान नहीं हो सकती। ओके, इनके अनुसार ये कहा गया था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान समान नहीं होती। ओके, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान समान नहीं होती। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं तो दोनों समान नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन। ओके, तो हम ये देखते हैं। और इन्होंने जो प्रयोग किया था ये चूहे और मटर पे प्रयोग किया था। बस इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है, चूहे और मटर पर। ओके, तो हमने ये सारे सिद्धांत देखे। एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत में हमने देखा पहले समानता का सिद्धांत। इसमें हमने देखा कि कोई भी मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, अपने समान ही बच्चों को वो जन्म देता है। ओके, फिर दूसरा था विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इसमें कहा गया है कि संतान जो है माता पिता से कुछ विभिन्नता होती है, उनमें कोई समानता ही पूरी नहीं होती है। फिर आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया है कि बालक माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सोरेनसन ने नाम दिया था। इसके अनुसार यह है कि अगर माता पिता प्रतिभाशाली हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे भी प्रतिभाशाली ही हों। ओके, फिर अगला आता है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन बीजमैन ने किया था, याद रखिएगा। ओके, तो इन्होंने कहा था कि बीज कोष जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ओके, फिर अगला आता है गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। 1901 में जो है गाल्टन ने प्रतिपादित कर दिया था, साबित कर दिया था कि हमारी जो विशेषताएं हैं केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों से भी आती हैं। जैसे माता पिता से 1/2 आ गए, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 और 1/16 अन्य पूर्वजों से आ जाती हैं। फिर आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। तो ये है इसमें कि माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण होते हैं वो संतान में को प्राप्त होते हैं। इसका समर्थन किसने किया था? लैमार्क ने किया था। ओके, तो हमारा ये सिद्धांत हो गया। फिर अगला आता है मेंडल का सिद्धांत। तो इसमें है कि जो एक ही माता पिता हैं उनसे अगर उत्पन्न संतानें हैं तो अगर दो संतानें हैं तो दोनों समान नहीं होंगी, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होगी। मेंडल को जो है आनुवंशिकता के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मेंडल ने चूहे और मटर पर प्रयोग किया। कई बार ये टेट में क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। अर्जित गुणों का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो हमने ये सारे सिद्धांतों को देख लिया। अब हम थोड़ा वंशानुक्रम की प्रक्रिया को देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम वातावरण को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक जो है स्त्री व पुरुष के प्रत्येक कोष में, ओके, स्त्री व पुरुष के प्रत्येक कोष में जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री व पुरुष के, ओके, प्रत्येक कोष में, इनके जो है प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। ओके, याद रखिएगा 23 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम्स। ओके, 23 गुणसूत्र होते हैं। अगर कहा जाए इनकी संयुक्त कोष में तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 यानी कि दोनों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ओके, तो हमने ये जान लिया। कभी कभी संख्या पूछ लेता है कि अगर संख्या में पूछा जाए, अगर वैसे पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं दोनों में। ठीक है, स्त्री पुरुष में 46 गुणसूत्र थे, जोड़े में पूछा तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े, अगर संख्या में पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। अगर संयुक्त उसमें देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र हो जाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आगे एक फार्मूला है, ये देख लीजिएगा। अगर जब अंडाणु और शुक्राणु, ये याद रखिएगा, अंडाणु प्लस शुक्राणु ये मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। ओके, युग्मनज बनाते हैं ये। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो हमने क्या देखा वंशानुक्रम की प्रक्रिया में कि प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े समान होते हैं। और जो अब हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्त्री हो गई, ठीक है, और यहाँ हमने पुरुष लिख दिया। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो जो दोनों में होते हैं, ये जो 23 जोड़े हमने बताए हैं, तो जो 22 जोड़े होते हैं, ये दोनों 22 जोड़े क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं ये क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं, याद रखिएगा, ये समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है ये भिन्न होता है दोनों में। ओके, 23वां जोड़ा दोनों में भिन्न होता है। तो स्त्री में जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम XX बोलते हैं गुणसूत्र को, और जो पुरुष में होता है हमको XY बोलते हैं। ओके, तो हमने ये देखा। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, इसको मिटा के ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, हमने यहाँ क्या देखा कि पहले हमने पुरुष लिखा यहाँ पे। ओके,
स्त्री लिखा तो हमने क्या देखा, जो हमारे 22 जोड़े समान थे तो उनका हम कुछ नहीं करते हैं, 23वां जोड़ा हमारा ही काम आता है। ठीक है, तो 23वां जोड़ा पुरुष में क्या था, XY क्रोमोसोम्स थे और स्त्री में क्या थे, X और X थे। ओके, तो जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है, यानी कि XY यहाँ होता है, तो यहाँ पे संतान क्या होता है, शिशु संतान जो है लड़का होता है। ओके, जो संतान होती है वो लड़का होती है। जब पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र मिलता है तब यहाँ पर संतान जो है लड़का होती है। अगर जब पुरुष का Y X और स्त्री का भी X मिलता है, ठीक है, गुणसूत्र जब मिलता है XX, तब यहाँ पे संतान जो है लड़की होती है। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो हमने क्या देखा दोनों में कि जब पुरुष का गुणसूत्र क्या XY होता है, 23वां जोड़ा है, ये 23वां जोड़ा भिन्न होता है दोनों में, हमने बताया था 22 जोड़े समान होते हैं। ये 23वां जोड़ा है, XY इसमें था और XX इसमें था। ओके, तो जब पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र मिलता है तो संतान लड़का उत्पन्न होती है। जब पुरुष का भी X और स्त्री का भी X तो संतान लड़की उत्पन्न होती है। ओके, तो हमने ये प्रक्रियाएं देख ली। अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम देखते हैं कि गुणसूत्र की संख्या कभी इधर उधर हो जाती है, यानी कि यहाँ से दोनों गुणसूत्र आ गए, यहाँ से एक गुणसूत्र आ गया, तो बच्चों में क्या हो जाता है, गलती से जब मिल जाता है तो बच्चों की क्या हो जाती है, त्वचा पतली हो जाती है, सिर पर बाल हो जाते हैं, कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। एक डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, जब 21वां अतिरिक्त गुणसूत्र होता है वो अलग कहीं मिल जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो कई बीमारियां हो जाती हैं अगर ये प्रॉपर मात्रा में गुणसूत्र ना मिले तो। ओके, तो अगर 46 की जगह अगर किसी बच्चे में 47 गुणसूत्र हो जा रहे हैं तो कोई ना कोई बीमारियां आ जाती हैं। ओके, तो हमने इसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, वंशानुक्रम रोग कौन कौन से होते हैं। तो हमने देख लिया, ये चीज़ें देखा। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम रोग कौन कौन से होते हैं। वंशानुक्रम रोग जो हमारा खासकर पूछा जाता है उसको ही हम देखते हैं। पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। पहला क्या है, हीमोफीलिया और दूसरा क्या है, वर्णांधता। याद रखिएगा, वर्णांधता। ओके, तो हमने क्या देखा, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर कहीं खून बहने लगे तो फिर थक्का नहीं बनता है। तो क्या देखा हमने, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हम कह सकते हैं इसको विटामिन की कमी से हो जाता है। ओके, और जो वर्णांधता होता है इसमें जो है, इस रोग से ग्रसित बालक जो है हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, रंग में भेद जो है नहीं कर पाता है, तो ऐसे बालक कभी चित्रकार, ड्राइवर, ये सब चीज़ें नहीं बन सकते हैं। ओके, और ये जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ये दोनों वंशानुक्रम रोग हैं, ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और जो हीमोफीलिया है इसको शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले ये रोग हुआ था। ओके, तो हमने ये देखा वंशानुक्रम रोग हो गया, हमने पूरा देख लिया। ओके, कुछ बचा है नहीं, तो आनुवांशिकता हमारा खत्म हो जाता है। पहले हम वंशानुक्रम की हमने प्रक्रिया देख ली कि अगर पूछा जाए तो ये बताइएगा, अगर एग्जाम में आता है गुणसूत्रों की संख्या तो 46 सिंगल गुणसूत्र होते हैं, अगर 23 जोड़े में होते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया वंशानुक्रम की प्रक्रिया। ओके, तो अब हम देखते हैं पर्यावरण। तो हमने जैसे हम क्यों थ्योरी तो पढ़ाना नहीं है, जो हम बताएं कि परि प्लस आवरण यानी वातावरण, ये सब चीज़ें, तो जो चारों ओर से ढका हुआ वातावरण होता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, ये सब थ्योरी नहीं पूछेगा। हाँ, सीधे सीधे हम बताते हैं वातावरण जो होता है वो पर्यावरण का क्या है, पर्यायवाची रूप है। वातावरण क्या है, पर्यायवाची रूप है किसका, पर्यावरण का। ओके, तो अगर वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से हमें ढके हुए है, हम ये जानते थे जो हमें चारों ओर से हमें घेरे हुए है वो वातावरण है, ये किसका, पर्यावरण का पर्याय है। ठीक है, पर्यावरण का पर्यायवाची रूप है। तो हम ये जान जाते हैं, बाकी हमें इतना एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है कि परि प्लस आवरण से बना है, चारों ओर ढका हुआ। ओके, तो हम देखते हैं कि वातावरण क्या होता है। तो है क्या, परिभाषा पहले हम देखते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कहा था रॉस ने। ओके, रॉस ने कहा था। परिभाषाएं याद रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी टेट के लिए हैं आपके परिभाषाएं। ये सुपर टेट में कभी कभार पूछ लेते हैं। फिर अभी 2 ही बार एग्जाम हुआ है सुपर टेट का। जीन के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो वस्तु है, जीन के अलावा अगर कुछ व्यक्ति को प्रभावित करता है तो क्या है, वातावरण है। ओके, ये कहा है वेल्ड ने। ओके, ये कहा है वेल्ड ने कि इन्होंने कहा है कि अगर जीन के अलावा व्यक्ति को कुछ भी प्रभावित करता है तो वो है वातावरण। फिर अगली परिभाषा हमारी है, वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। क्या है, वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित
किया है, ये कहा है वुडवर्थ ने, ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तो परिभाषाएं ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर हम कहें कि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, ओके, या कोई बच्चे में अगर किसी कोई विशेषता नहीं है, तो वातावरण कितना भी अच्छा दे दे वो उसे प्रतिभाशाली नहीं बना सकता। अगर हमने माना कि कोई मंद बुद्धि बालक है, ओके, हमने कहा अगर कोई मंद बुद्धि बालक है उसे हम बहुत ही अच्छे वातावरण में कर दें तो क्या वो प्रतिभाशाली हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके, तो क्या वो प्रतिभाशाली नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर बच्चे में कोई विशेषता नहीं तो उसे कितना भी अच्छा वातावरण दे दिया जाए, हाँ उसमें कुछ सुधार आ सकता है, लेकिन अगर परिवर्तन पूछा जाए कि मंद बुद्धि से प्रतिभाशाली हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि इतना चीज़ें जनरेट नहीं होती हैं, हाँ कुछ सुधार आ सकता है। ओके, तो हमने ये परिभाषाएं देख ली। अब हम देख लेते हैं कि वातावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकारों को देखते हैं। तो पहला हमने प्रकार क्या देखा है? आंतरिक वातावरण। ओके, आंतरिक वातावरण, दूसरा है बाह्य वातावरण, तीसरा है भौतिक वातावरण और चौथा है सामाजिक वातावरण। तो हम देखते हैं कि आंतरिक वातावरण क्या होता है? जो गर्भ में प्रभाव डालता है, ठीक है, गर्भ में जो बालक पर प्रभाव डालता है वो क्या होता है? वो आंतरिक वातावरण होता है, गर्भ में प्रभाव जो डालता है। उसके बाद क्या आता है? बाह्य वातावरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उसके विकास एवं व्यवहार से जो भी चीज़ें इफेक्ट करें वो क्या होती हैं? अगर बालक के विकास एवं व्यवहार को जो भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो बाह्य वातावरण होती हैं। यानी विकास और व्यवहार को जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं, विकास एवं व्यवहार को जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वो क्या हो जाते हैं? बाह्य वातावरण होता है, जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ओके, और फिर अगला आता है भौतिक वातावरण। इसमें क्या होता है? इसमें जो है वातावरण पर जो है जीव जंतु पौधे पेड़ पौधे सब असर डालते हैं। क्या डालते हैं? भौतिक वातावरण में क्या होता है? जीव जंतु पौधे ये सारे जो हैं प्रभाव डालते हैं। ओके, फिर अगला आता है सामाजिक वातावरण। तो इसमें क्या होता है? रीति रिवाज प्रथाएं रहन सहन सारी आ जाती हैं। रीति रिवाज रहन सहन पुरानी प्रथाएं ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वातावरण के हमने प्रकार देख लिया। आंतरिक वातावरण यानी कि गर्भ में प्रभाव डालता है, बाह्य वातावरण यानी कि विकास एवं व्यवहार को जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं बाह्य वातावरण, भौतिक वातावरण यानी कि जीव जंतु और पौधे इस पर जो सब प्रभाव पड़ता है ये क्या हो जाता है? भौतिक वातावरण। सामाजिक वातावरण यानी कि रीति रिवाज रहन सहन और पुरानी परंपराएं जो भी हैं ये सब क्या है? सामाजिक वातावरण है। तो हमने ये वातावरण देखा। अब हम वातावरण के सिद्धांत को देख लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं वातावरण का सिद्धांत दो मुख्य था, हमने लिख दिया है, दो ही हम जान लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा? उत्तम जीविता प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत। क्या है? उत्तम जीविता प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है? जीवित रहने के लिए जो जीव होते हैं, ओके, जो जीव होते हैं जीवों में संघर्ष होता है। ओके, इसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रह जाते हैं तथा अन्य समाप्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? जो जीवों का संघर्ष होता है, ठीक है, जीव होते हैं, जीवों का संघर्ष होता है। ओके, क्या होते हैं? जीव होते हैं, जीवों का संघर्ष होता है। ओके, इस संघर्ष में जो वातावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है, इस संघर्ष में जो वातावरण के अनुकूल होते हैं, वातावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है, जो अनुकूल होते हैं वो ही क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, बल्कि अन्य क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा? फिर से एक बार देखते हैं। उत्तम जीविता प्राकृतिक वर्ण या चयन के सिद्धांत में हमने देखा कि जीव होते हैं, जीवित रहने के लिए जीव होते हैं, उनमें संघर्ष होता है, ठीक है, और इसमें से जो जीव पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वो जीवित रहते हैं, अन्य समाप्त हो जाते हैं। ये हो गया आपका प्राकृतिक वर्ण या उत्तम जीविता चयन का सिद्धांत। आई होप इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको कुछ बचा नहीं होगा। फिर अगला आता है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। ओके, और जे मिट गया ये अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। ओके, तो इसका हमने बताया था पिछली बार, प्रतिपादन बताया था, लैमार्क ने किया था। प्रतिपादन किसने किया था? लैमार्क ने। अभी हम पीछे ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक बार हम और देखते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो है लैमार्क ने किया था। इसमें लैमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, ओके, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित करता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। ओके, क्या कहा गया है कि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में अर्जित करता है, व्यक्ति क्या है? अपने जीवन में जो भी अर्जित करता है, ठीक है, जो भी अर्जित करता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले, ठीक है, व्यक्तियों को संक्रमित करता है। तो जो उत्पन्न करते हैं व्यक्ति उससे संक्रमित करता है, उत्पन्न किए जाने व्यक्तियों को संक्रमित करता है। ओके, तो हमने ये देखा।
जैसे हमने पिछले में देखा था कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में पहुंच जाते हैं, वैसे हमने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित करता है वह उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले चीज़ों को संक्रमित करता है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। ठीक है, अगर कहा जाए तो लैमार्क ने इस कथन की पुष्टि इस बात पर की थी कि मैकडूगल और पावलोव ने जो है चूहों पर प्रयोग किया था और हैरिसन ने पतंगों पर किया था। जो है मैकडूगल और पावलोव, इन्होंने जो है चूहे पर किया था प्रयोग और हैरिसन ने जो है पतंगों पर किया था, पतंगे जो कीट पतंगे होते हैं उन पर किया था। तो इसके बाद लैमार्क ने ये सिद्ध किया था, ठीक है, तो इसके बाद लैमार्क ने ही सिद्ध किया था, इस कथन की पुष्टि की थी कि जो गुण हैं वो अन्य पीढ़ी तक जाते हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया क्या है उत्तम जीविता प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। हमने देखा कि जीव होते हैं, जीवों में संघर्ष होता है और जो वातावरण के अनुकूल होते हैं वो बच जाते हैं तथा अन्य समाप्त हो जाते हैं। अर्जित गुणों में हमने देखा कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित करता है वो अपने द्वारा उत्पन्न की गई चीज़ों को प्रभावित करता है या संक्रमित करता है। तो इस कथन की पुष्टि लैमार्क ने की थी, मैकडूगल ने एक चूहे पर प्रयोग किया था, हैरिसन ने पतंगों पर किया था। ओके, तो ये चीज़ हो गई। और एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण के संबंध में लैमार्क वाटसन ने दी थी कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो। यहाँ पे लिख देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा परिभाषा, ये ज़्यादातर पूछी जाती है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो। ठीक है, आप मुझे नवजात शिशु दे तो मैं उसे मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, डाकू या कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? वाटसन ने। तो वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दें, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर से लेके डाकू बदमाश तक बना सकता हूँ। ठीक है, वाटसन ने कहा था। ठीक है, वातावरण के संबंध में कि जैसा हम बच्चों को वातावरण देंगे बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। इनके कहने का पूरा मतलब ये था। तो हमने वंशानुक्रम और वातावरण खत्म कर लिया एक क्लास में। कल आपका अगला टॉपिक क्या होगा? बाल विकास की अवस्थाएं। हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी बुक या किसी भी उस पर देख सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर पूरी नोट्स बना लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो आपका 10 में से 1 नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।